71 यहीं से शुरू होगा, 72 से, ठीक है। 72 नॉर्मल सवाल है ये, ध्यान दीजिएगा। कहता है 72 में कि पीने के लिए किस प्रकार का पानी का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेश वाटर, मीठा पानी, फ्रेश वाटर। और अब ध्यान दीजिएगा, मीठे पानी के जो स्रोत हैं, सबसे पहले मीठे पानी के स्रोत है वर्षा का जल। कौन सा जल? नदी का जल। कौन सा जल? नदी का जल। और याद रखेंगे वर्षा का जल। जबकि ध्यान रखेंगे कि सतह पर ये दोनों, वर्षा का जल से ही नदी के जल प्रवाहित होगा, तो ये दोनों याद रखेंगे। और ध्यान रखेंगे धरती के अंदर से भी हम फ्रेश वाटर को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा याद रखेंगे फ्रेश वाटर की अगर बात करेंगे, मीठे पानी की बात करेंगे, तो इसके स्रोत हैं ग्लेशियर। कौन है भाई? ग्लेशियर। कौन है? तो मीठे पानी के स्रोत में वर्षा का जल, नदी का जल और ग्लेशियर। वर्षा का जल, नदी का जल और ग्लेशियर, ये सभी स्रोत मीठे पानी के या खारे पानी? मीठे पानी। कैसे पानी? तो मीठे पानी में वर्षा का जल, नदी का जल और ग्लेशियर। तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर आपका है मीठा पानी। आंसर क्या है? मीठा पानी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल कहता है वाटर हार्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है? क्या इसको ए अजय इसको की बोले रे अजैया, गजब हाल। ध्यान दो भाई, तो यहां पर ध्यान देंगे। कहता है, ध्यान दीजिएगा, वाटर हार्वेस्टिंग का क्या मतलब है? जल संचयन। कौन संचयन? ध्यान रखिएगा, बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय में, हर घर नल जल, फ्रेश वाटर, मीठे पानी को लेकर। ध्यान रखेंगे हर घर नल जल वाली परियोजना को सुचारू रूप से किया गया, लेकिन वो योजना फेल हो गया। पानी था तो नल नहीं है, नल है तो पानी नहीं है। लेकिन ध्यान रखेंगे जल संचय की अगर बात करेंगे, तो ध्यान रखेंगे जल भी एक प्राकृतिक संसाधन है। जैसे अक्सर आप सुनते होंगे कि खनिज एक संसाधन है, खनिज एक संसाधन है, और आपको एनसीईआरटी में पढ़ाए भी जाएंगे, मृदा एक संसाधन है। उसी प्रकार से प्रकृति ने जल को भी एक संसाधन बनाया है। तो ये खनिज, जिस प्रकार से मानव के विकास में खनिज का बड़ा योगदान है, और आगे पढ़ाए भी जाएंगे। मृदा, मिट्टी की अगर बात करेंगे, तो मिट्टी भी एक सबसे बहुमूल्य संसाधन है प्रकृति में, जो याद रखेंगे किसी भी जीवों के विकास में मृदा का बड़ा योगदान है। और जल का तो योगदान ये कह लीजिए कि एनिमल हो या प्लांट, पौधे हो या जंतु, ये बिना पानी के रह ही नहीं सकता है। इस लेकर ये बहुमूल्य प्रकृति संसाधन है। कौन? जल। कौन? तो जल संचयन की विधि याद रखेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जल संचयन। अक्सर ध्यान रखेंगे हम जल को, फ्रेश वाटर को बर्बाद करते हैं। अब जब बर्बाद करेंगे तो ध्यान रखेंगे उससे जल संकट होगा। क्योंकि कोई भी, ध्यान रखेंगे, जैसे वर्षा जब होगा तो उस वर्षा के जल को हम संचय करेंगे, जमा करेंगे तालाब के माध्यम से, कुआं के माध्यम से, और ध्यान रखेंगे फिर वही पानी धरती के नीचे जाएगा, और फिर ध्यान रखेंगे फिर हम उसका उपयोग करेंगे। तो यही हार्वेस्टिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे?
एक एक बूंद जल संचयन अगर हम करेंगे तो और भी फायदा होगा। तो अक्सर देखेंगे कि जहां पर भी चापे कल है वहां का जो पानी गिरता है, क्योंकि आप जितना पानी लेते हैं उससे ज्यादा पानी नीचे गिरता है, तो वो कहीं ना कहीं बर्बाद होगा। तो इसके लिए भी ध्यान रखेंगे, वहां पर ही याद रखेंगे गड्ढा खोद के ग्राउंड किया जाता है, ताकि वो वाटर फिर हार्वेस्टिंग हो और फिर वो नीचे जाए, ताकि वो जल संचय या जल सुरक्षित रहे। तो इस तरीके से याद रखेंगे कि हम जल के एक एक बूंद को संचय या सुरक्षित अगर जब हम रखेंगे तो वो हमारी जिंदगी के लिए काफी क्या है, लाभदायक होगा। तो ये ध्यान रखेंगे। वाटर हार्वेस्टिंग की अगर बात करेंगे, इसका मतलब होता है जल संचय या जल का जमा करना, क्योंकि भविष्य में ध्यान रखेंगे हम तो जल का भरपूर उपयोग करके चल जाएंगे, लेकिन हमारी आने वाली दूसरी और तीसरी पीढ़ी के लिए बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न होगी। तो इसके लेकर ध्यान रखेंगे कि जल संचयन करना क्या है, जरूरी है। जल संचयन करना क्या है, जरूरी है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल कहता है, ध्यान देंगे यहां पे। नेक्स्ट सवाल कहता है कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? खनिज और किसके कारण? लवण के कारण। खनिज और किसके कारण? खनिज और लवण के कारण। अब ध्यान दो भाई, समुद्र का जल सागर या महासागर, सागर या तो सागर या महासागर की अगर बात करेंगे तो सागर या महासागर में लवणता की बात करेंगे तो ये खनिज के कारण और लवणता के कारण ये याद रखिए धरती से जाता है, क्योंकि धरती पर ही याद रखेंगे खनिज और लवण है। और ये खनिज लवण धरती पर नदियों के द्वारा, किसके द्वारा भाई? तो याद रखिएगा कि नदियों के द्वारा जब नदियां सागर या महासागर में गिरती है तो ये सारे लवणता, खनिज और लवणता बहाकर ले जाती है, जिसके कारण वो धीरे धीरे वहां जमा हो जाता है। और जब जमा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि धरती पर तो फ्रेश वाटर के बड़े स्रोत में से एक है वर्षा, जो कि याद रखेंगे पृथ्वी पर टेम्परेचर गर्मी के कारण ध्यान रखेंगे समुद्र का, सागर का, महासागर का जल जलवाष्प में बनेगा और फिर वो धरती पर वर्षा कराएगा, जो बिल्कुल फ्रेश वाटर होगा, जिसमें लवणता या खनिज होगा नहीं। लेकिन वही वर्षा का जल जब धरती पर गिरेगा तो उसमें खनिज और लवण घुल जाएगा और फिर वो नदियों के माध्यम से समुद्र तक पहुंचता है। इसका मतलब कि यह ध्यान रखिएगा कि धरती जमीन के खनिज और लवण को सागर या महासागर में पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है? नदी। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? और इस तरीके से याद रखेंगे ये प्रोसेस बहुत दिनों तक चला होगा और फिर वो याद रखेंगे सागर और महासागर में लवणता बढ़ गया। अब ध्यान रखेंगे दुनिया का सबसे याद रखेंगे लवणता वाला झील की अगर बात करेंगे तो डेथ सी या मृत सागर है। डेथ सी या मृत सागर, डेथ सी या मृत सागर याद रखेंगे। जबकि मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा कि लवणता उस क्षेत्र में आएगा जहां पर ध्यान रखेंगे कोई भी जल या तो उस क्षेत्र में पहले से जमा है या तो नदियों के द्वारा लाकर जमा किया जा रहा है। और इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि उसमें लवणता दिनों दिन क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। जैसे ध्यान रखिएगा कि राजस्थान का सांभर झील में याद रखेंगे नमक पाया जाता है, तो नमक उसमें आया कहां से? तो इसका मतलब है कि धरती का जितना भी जल है वो कहीं ना कहीं लवणता लेकर उस झील में गया होगा और धीरे धीरे उसमें ध्यान रखेंगे कि खनिज और लवण का मात्रा बढ़ गया होगा। इस लेकर आंतरिक याद रखिए झील में, आपका सांभर झील में लवणता की मात्रा क्या है? ज्यादा है। लवणता की मात्रा क्या है? तो ये ध्यान रखिएगा। कहता है समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? तो इसके लिए याद रखें खनिज और लवणता, और इसको लेकर कौन जाएगा? नदी। कौन? नदी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल कहता है कि समुद्र की लहरें को उठने और नीचे होने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? ध्यान समझिएगा। ज्वार भाटा क्या कहते हैं? सीधा आप समझेंगे कि पृथ्वी के पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। किसके पास? पृथ्वी के पास है। जबकि ध्यान रखिएगा कि सबको पता है
कि ये सूर्य है और सूर्य के याद रखेंगे ठीक बगल में पृथ्वी है और पृथ्वी का ही चक्कर इसका उपग्रह चंद्रमा लगाता है। सबको पता है चंद्रमा राउंड करता है, याद रखेंगे, पृथ्वी का, और पृथ्वी राउंड करता है किसका? सूर्य का। और इसी प्रोसेस में ध्यान रखिएगा कि जब सूर्य चंद्रमा की संयुक्त याद रखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो याद रखेंगे कि हमारे समुद्र, सागर और महासागर में क्या आएगा? ज्वार और भाटा। ज्वार और क्या आएगा? ज्वार और, ये ज्वार और भाटा क्या है? ये समुद्र की ऊंची लहरें। समुद्र की क्या है? समुद्र की क्या है? तो ये ध्यान रखिएगा कि समुद्र का जल इस तरह से अगर है तो इस तरीके से याद रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जब इस पर ध्यान रखेंगे, समुद्र में एक लहर होता है। लहर जो आप समुद्र के किनारे नॉर्मल जाकर आप खड़ा होंगे तो देखेंगे हर एक एक मिनट पर ध्यान रखेंगे ये लहरें आते रहता। वो ध्यान रखेंगे लहरें पृथ्वी के एक्सटर्नल फोर्स हवा के कारण याद रखेंगे समुद्र का जल जो है वो हिलते रहता है, जिसके कारण छोटी छोटी लहरें उत्पन्न होती हैं। इसके अलावे ध्यान रखेंगे पृथ्वी, चंद्रमा या सूर्य के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो लहरें, जो जल, ध्यान रखेंगे कि जो जल अनियंत्रित होकर ज्यादा ऊपर उठेगी उसकी लहरें थोड़ी और ज्यादा होगी और यह कहलाएगा ज्वार और भाटा। ज्वार मतलब आएगा और भाटा लौटेगा। तो याद रखेंगे चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल के कारण याद रखेंगे ऐसी प्रोसेस घटना होगी। जबकि एक ध्यान रखेंगे एक सुनामी आता है, इसमें और ऊंची ऊंची लहरें होती हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें पृथ्वी के आपसी प्लेट के टकराव के बाद जब बहुत ज्यादा शक्ति और कंपन होता है तो सागर या महासागर के जल बहुत ज्यादा याद रखेंगे क्या होता है? ऊपर उठता है। तो इस प्रोसेस को हम सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां पर भी सब कुछ हो सकता है ना? सब तो यहीं पर है। अभी देखो पीछे वाला नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हमारे बॉडी में जान है और मैंने बोतल को पकड़ा है तो बोतल का जल शायद आपको हिला हुआ दिखाई, थोड़ा थोड़ा हिल रहा होगा, थोड़ा थोड़ा हिल रहा है ना, थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। पीछे वाला मत बोलना नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई देगा। लहर नहीं दिखाई देगा, अगल बगल वाला दिखाई देगा। हिल रहा है जल की नहीं? इसका मतलब है कि हमारे बॉडी में थोड़ा, बॉडी हमारा हिल रहा है, जान है, इसी लेकर हिल रहा है, जल हिल रहा है। यह है लहर। क्या है? इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो, इस बोतल पर कुछ ना कुछ तो बल हमारा बॉडी दे रहा है ना? ध्यान दीजिएगा प्यारे। उसके बाद हमारे बॉडी अब देखो पूरा अब हिला रहा है ना, कुछ पानी निकल रहा है, ये महसूस हो रहा है कि ये पानी इसके अंदर है। मतलब हम ज्यादा बल लगा रहे हैं ना, तो ये ज्यादा बल लगा रहे हैं तो ये ज्वार भाटा क्या है? और बहुत हुमच के बल लगा दिए, क्या होगा? सुनामी। क्या हुआ? कन्फर्म ना? टेंशन नहीं लेना। आगे चल भाई, ध्यान दे। ऑफलाइन वाले को इसलिए हम समझाते, ऑनलाइन पर यूट्यूब पे कमेंट करने वाले ध्यान दीजिएगा, सब बेचारा दिया 500 रुपया, समझाना हमारा ड्यूटी है। बाकी आप लोग को तो हम ऐसे कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमको समझाना होता है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो समझ गए, लहर, ज्वार भाटा और सुनामी, ये तीनों प्रोसेस समुद्र में ही आता है और या सागर या महासागर में। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर ध्यान देंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान देंगे। 75 के बाद भाई ध्यान देना है 76 नंबर का सवाल। देखो यही सवाल अभी हम बता रहे थे और बता रहे हैं कि सवाल देख लो, बिल्कुल समझना है। ज्यादा भींग गए हैं आप लोग?
चलो ध्यान दो, ज्वार कब उत्पन्न होते हैं? जब चंद्रमा और सूर्य एक सीधे में होगा तो क्या होगा? ज्वार। क्या आएगा? ज्वार। ज्वार या भाटा। ध्यान दो भाई, कहता है सूर्य और कौन? चंद्रमा। एकदम ध्यान दो, ये सूर्य है, कौन है भाई? सूर्य। ये देखो सूर्य है, और ये कौन है? पृथ्वी। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाएगा? चंद्रमा। कौन आ जाएगा? जब चंद्रमा और सूर्य एक सीधा में आ गया है तो इसका विशेष फोर्स और बल पृथ्वी पर लगेगा, जिसके कारण ज्वार और भाटा। क्या आएगा? ज्वार और भाटा। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर देखेंगे, क्या कहता है? जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में जल संरक्षण को लेकर याद रखेंगे, जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कितने मार्च को भाई? तो 22 मार्च को याद रखेंगे जल संरक्षण दिवस। आगे ध्यान देंगे आप लोग। आगे कहता है भाई, आगे कहता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? बूलर। कौन? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर। कौन सी? कौन सी? अब बूलर झील की बात करेंगे, जेके के अंदर है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर। जबकि भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का। कौन? चिल्का कहां है? उड़ीसा। चिल्का कहां है? जबकि चिल्का के बाद एक झील है सांभर। कौन? सांभर झील है राजस्थान। कहां है भाई? फिर है लोनार। कौन सा? लोनार है महाराष्ट्र में। कहां पे है? फिर है पेरियार। कौन सा? पेरियार की बात करेंगे केरल। कहां पे? कौन सा? पेरियार। कौन सा? तो पेरियार कहां पड़ता है? केरल। कहां पड़ता है? जबकि एक है लोकटक। कौन सा? लोकटक है मणिपुर में। कहां है? कौन सा? जबकि लोकटक के बाद एक है पुलिकट। कौन सा? पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कौन है? पुलिकट। कौन सा? जबकि लोकटक कहां है? मणिपुर। लोकटक कहां है? जबकि भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का। चिल्का कहां है? उड़ीसा। चिल्का कहां है? सांभर कहां है? सांभर कहां है? लोनार कहां है? महाराष्ट्र। पेरियार कहां है? पेरियार कंफर्म ना? तो इस तरीके से भारत में प्रमुख झील हैं, जबकि बूलर झील जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में ही है डल झील। कौन झील भाई? तो डल झील और बूलर झील का संबंध कहां से है? जम्मू कश्मीर। कहां से? कौन कौन? डल और बूलर। डल और बूलर, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता नदी का जल किन लवणों से मिलकर खारा हो जाता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक। सोडियम क्लोराइड मतलब, तो सोडियम क्लोराइड मतलब नमक से मिलने के बाद याद रखेंगे नदी का जल कैसा हो जाएगा? खारा। नदी का जल कैसा होगा? खारा। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 79 के बाद, 79 के बाद ध्यान रखिएगा, 79 के बाद आपका 80 नंबर है कि नहीं? 80। चलिए 80 नंबर में आपका सवाल है कि राजेंद्र सिंह को कौन पुरस्कार मिला है? मैग्सेसे। कौन पुरस्कार? ये मैग्सेसे, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस से दिया जाता है। कहां से दिया जाता है? फिलीपींस का। इसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं। इसे एशिया का क्या बोलते हैं? एशिया का नोबेल बोलते हैं। याद रखेंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। यह दिया जाता है फिलीपींस की राजधानी, फिलीपींस की राजधानी याद रखेंगे मनीला से। फिलीपींस की राजधानी कहां से? कौन सा? रेमन मैग्सेसे। कौन सा? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल कहा जाता है, जो फिलीपींस की राजधानी कहां से दिया जाता है? मनीला। कहां से भाई? मनीला। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। एशिया का नोबेल, और यह दिया जाता है फिलीपींस की राजधानी मनीला से। क्लियर?
क्या है? जल संरक्षण क्षेत्र में। गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र कैसा प्रदेश है भाई? कैसा? देखो भाई, ये है गुजरात, और ये गुजरात की अगर बात करेंगे तो गुजरात का ये एरिया की अगर बात करेंगे तो ये प्रदेश पड़ता है, याद रखेंगे, काठियावाड़। क्या कहलाता है? काठियावाड़। क्या कहलाता है? और ये काठियावाड़ की बात करेंगे, गुजरात का क्षेत्र है, और ये ध्यान रखेंगे शुष्क एवं सूखा। शुष्क एवं क्या है भाई? सूखा, याद रखेंगे, प्रदेश है, जबकि ध्यान रखेंगे गुजरात के अंतर्गत पड़ता है। गुजरात की अगर बात करेंगे तो गुजरात के तट को काठियावाड़ तट भी कहते हैं। ध्यान ये भी रखिएगा कि गुजरात में दो खाड़ियां हैं। एक सबसे पहला खंभात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? और खंभात की खाड़ी के ठीक ऊपर याद रखिएगा मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? तो गुजरात में दो खाड़ियां हैं, खंभात की खाड़ी और सॉरी, हो गया, बात समझ गया, सॉरी, कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी ध्यान रखिएगा। तो कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी कहां है? गुजरात। कहां पे? गुजरात। इसके अलावे ध्यान रखिएगा कि गुजरात के दो खाड़ियां हैं, कच्छ और कौन? खंभात। कच्छ और खंभात, जबकि इसके प्रायद्वीपीय क्षेत्र को हम काठियावाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये काठियावाड़ क्षेत्र याद रखेंगे खासे सूखा है, और इसी एरिया में गुजरात में सिंह के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन राष्ट्रीय उद्यान? कौन राष्ट्रीय उद्यान? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान भी याद रखेंगे काठियावाड़ क्षेत्र में है, जबकि दो खाड़ियां कच्छ और खंभात की कहां पड़ता है? गुजरात। कहां पड़ता है? ध्यान ये भी रखिएगा कि गुजरात सबसे अधिक समुद्री सीमा बनाता है। क्या बनाता है? तो सबसे ज्यादा समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य कौन है? कौन? कौन? कंफर्म ना? तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 82 में क्या कहता है, ध्यान देंगे। बिहार का कौन सा झील है भाई? कांवर झील। कौन सा? तो कांवर झील कहां पड़ता है? कहां पे? और एक है बरेला। कौन सा? यह है लखीसराय में। कहां है? तो याद रखेंगे कांवर झील कहां पड़ता है? बेगूसराय। कहां पड़ता है? कौन झील? अब बरेला झील, बरेला झील लखीसराय, और कांवर झील कहां? कहां पे? जबकि भारत की सबसे बड़ी झील कौन था? चिल्का। कौन? तो भारत की सबसे बड़ी झील और दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर। कौन? तो दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन? कैस्पियन सागर। और ध्यान रखिएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? सुपीरियर। कौन? दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अब भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की बूलर। कौन सी? अब दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कौन सा? सुपीरियर। कौन सा? जबकि दुनिया की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। कौन? और भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का। तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन? और दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। कौन? कौन? कंफर्म ना? तो यह पुनः ध्यान रखिएगा। वैशाली है? अच्छा ठीक है, कट करके यहां पर कर दीजिएगा वैशाली। वैशाली, बरेला वैशाली कर दीजिएगा, है ना? बरेला कर दीजिएगा, वैशाली। और ये पूरा ध्यान रखिएगा। और अभी मैंने बताया था कि दुनिया का अगर पूछेगा तो क्या होगा? कैस्पियन सागर। कौन सागर? कैस्पियन सागर। ये दुनिया की सबसे बड़ी झील, याद रखेगा, दुनिया की सबसे, याद रखेंगे, बड़ी झील कौन? कैस्पियन सागर। और सुपीरियर अगर आपसे पूछ लेगा तो सुपीरियर की अगर बात करेंगे तो सुपीरियर है
दुनिया की याद रखिएगा मीठे पानी की झील। कैसे झील भाई? तो मीठे पानी की झील कौन है? सुपीरियर। कौन है? सुपीरियर। जबकि दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन सागर। जबकि सदैव ध्यान रखिएगा कि भारत की अगर पूछ दे भारत की सबसे बड़ी झील, तो भारत की सबसे बड़ी झील कई बार मैंने बताया है कि यह है चिल्का। कौन है? और भारत में मीठे पानी की झील, तो भारत में मीठे पानी का झील कौन है? तो यह है आपका, याद रखेंगे, बूलर। और बूलर है कहां पे? जम्मू कश्मीर में। कहां पे आई? जबकि दुनिया की सबसे गहरी झील पूछ ले तो बैकाल। कौन है? तो दुनिया की सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल। और बैकाल कहां पड़ता है? रूस में। कहां पे? रूस में। तो दुनिया की सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल। बैकाल कहां पड़ता है? रूस में। बैकाल कहां पड़ता है? रूस में। कौन सा? बैकाल। कौन सा? बैकाल। और सबसे लवणता वाला है मृत सागर। कौन? जो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है। इजराइल और किसकी सीमा पर? कौन सागर? मृत सागर। कौन सा? तो मृत सागर किन दो देश की सीमा पर? इजराइल और जॉर्डन। इजराइल और जॉर्डन, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है कि दीर्घ ज्वार कब आता है भाई? पूर्णिमा और अमावस्या को। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि यही 2 दिन याद रखेंगे, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण और, तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का प्रोसेस की अगर बात करेंगे तो पूर्णिमा और अमावस्या को होता है कि नहीं होता? होता है ना। और इसी समय याद रखेंगे सूर्य, पृथ्वी या चंद्रमा एक सिद्ध में आता है, और इसी के विशेष बल के कारण याद रखेंगे ऊंचे ऊंचे ज्वार और भाटा आता है। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार और भाटा कनाडा में फंडी की खाड़ी में आता है। किस खाड़ी में आता है? तो फंडी की खाड़ी में याद रखेंगे दुनिया का याद रखेंगे सबसे ऊंचा ध्यान रखेंगे ज्वार आता है। ज्वार आता है किस खाड़ी में भाई? फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी है कहां पे? कनाडा। फंडी की खाड़ी है कहां पे? कनाडा। तो दीर्घ ज्वार का मतलब सबसे ऊंचे ज्वार कब आएगा? पूर्णिमा और अमावस्या। पूर्णिमा और अमावस्या। क्यों भाई? क्योंकि इसी दिन याद रखेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का प्रोसेस होता है, जिस कारण विशेष गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र या सागर या महासागर में ज्वार और भाटे आते हैं। ज्वार और क्या आते हैं? भाटे। चलिए, कनाडा में फंडी की खाड़ी दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। किस खाड़ी में? फंडी की खाड़ी। किस खाड़ी में? तो फंडी की खाड़ी है कहां पे? कनाडा। कहां पे? कौन सी खाड़ी? फंडी की खाड़ी। याद रखिएगा, मंडी अब मत लिख दीजिएगा, फंडी की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 83 के बाद 84। ध्यान दो भाई, इसको भी आपको समझाएंगे। लघु ज्वार कब आता है? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन। देखो भाई ध्यान दो, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ध्यान रखेंगे। 2 पक्ष आता है महीने में। कितने पक्ष आते हैं? 2। कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण और शुक्ल। तो ध्यान रखेंगे कि और उसी पीरियड में एक आता है 15 दिन पर अमावस्या। क्या आता है? 15 दिन पर क्या आता है? और उसके 15 दिन के बाद क्या आता है? पूर्णिमा। क्या आता है? तो इसमें होता क्या है? ध्यान दीजिएगा, आराम से समझिए। जैसे ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो होता क्या है? ध्यान दीजिएगा कि 365 दिन में सूर्य किसका, पृथ्वी किसका परिक्रमा करता है? सूर्य का। किसका? और हमने बताया था कि 28 दिन में। कितना दिन में? कितना दिन में? 28 दिन में एक की करता है। ध्यान रखेंगे, चंद्रमा क्या करता है? किसका परिक्रमा करता है? पृथ्वी का। किसका करता है? तो 28 या, अरे रुकना भाई, हाँ 27 दिन कुछ घंटा है। हम पंडी हैं, पतरा लेके आए हैं, बेवकूफ कहीं का। 27 दिन कुछ घंटा है, उसको नॉर्मलाइज 28 हम मानते हैं। कहीं कहीं 28 भी मान देता है, कहीं 27.5 मान देता है। एक्यूरेट उसका अथी नहीं है, है ना।
वो माना जाता है। अब हम बोल रहे हैं 28 27 याद रखें कुछ घंटा है, तो नॉर्मलाइज उसको हम 28 लेके चल रहे हैं, तो ये हम कैलेंडर लेके आए हैं। समझो, जब आपके जेब में रहता है 80-85 रुपया, तो नॉर्मल करता कितना होगा, तो 100 रुपया होगा भाई, देख लेते हैं कि नहीं। 99 रुपया की बोलता है, एक्यूरेट 99 रुपया है। पकलोले सब आ गया है, हम समझा रहे हैं, पहले समझो। वो अब 27 दिन है, 27.5 दिन रहेगा, तो वो अपना थोड़ा चेक कर लेना है, सब हम ही कर दें, बात समझो। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे तो मंथ, अब बताओ, पूछेगा मंथ में कितना दिन होगा, की मारेगा, बताओ बताओ। 31 दिन भी होता है, 30 दिन भी होता है, 28 दिन भी होता है, 29 दिन भी होता है ना, अरे होता है ना भाई। तो ये तो सही है कि 4 ऑप्शन में अगर चारों दे दे तो तू जो है एक से अधिक होगा ना। लेकिन अगर इसको 4 ऑप्शन वाला पूछेगा तो जो मन है सो मार दो, है कि नहीं है। तो ये बात समझिए। तो होता क्या है कि मंथ में एक चक्कर ही मारेगा, चंद्रमा मार दिया, तो इसमें चंद्रमा अगर यहां आ गया, एकदम आराम से समझो, यहां आ गया, तो यहां आने के बाद सूर्य का चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा दोनों सीधा में है, पूरा दोनों मिल के फोर्स लगाया गया, किस पर, पृथ्वी पर, एकदम दोनों मिल के फोर्स लगाया, तो एकदम कस के आया ज्वार, आया कि नहीं आया। जैसे ध्यान रखेंगे, हमने कहा था नहीं, फिर ज्वार आ जाएगा, ध्यान दो, रुको, फिर रुको, समझाने दो। तो देखो ये आया पूरा, देखो पूरा सूर्य यहां है, चंद्रमा यहां, दोनों एकदम पूरा पूरा बल लगाया है पृथ्वी पर, ऊंचा ज्वार आएगा। ये चंद्रमा क्या करता है, कभी कभी देखेगा कि तुम लोग जो है गांव में कभी कभी गाड़ी उड़ी धकेलने फंस जाएगा, तो देखना, तो कुछ जिसका अपना गाड़ी है वो बोलेगा रे तनी चल हमारी गाड़ी धकेल दे, है ना। तो जो थोड़ा सा देखेगा कि है ना, बोले चल ठीक है, तो उसमें देखना कि 2-4 गो पूरा हुमच के लगाएगा, और 1-2 गो जो साइड से ठीक है ठीक चल चल, है ना, बात समझा। कभी आप लोग गांव में कुछ भारी वस्तु, गांव के लोग किसी को उठाने के लिए बुलवाएगा अपने गांव में, पहले तो छप्पर ऊपर उठवाता था, तो 2-4 गो जो था वो पूरा हुमच के लगाता था, और जेकरा नहीं जोर लगाना वो खाली हल्ला करता था, है ना, ठीक 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 ठीक, है ना। तो वही बात होता है कि साइड से लगाएगा, और साइड से तिरछा जब लगाएगा, जिसको बल लगाना होगा इस तरह से लगाएगा, अगर ऐसे है तो समझ लेना कि बल नहीं लगा रहा है। तो चंद्रमा जब ऊपर खिसक जाएगा, तो यहां जब आ जाएगा, तो ये कृष्ण पक्ष, कौन पक्ष है, और कृष्ण पक्ष की बात करेंगे, बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, तो अब केवल कौन बल लगाएगा, सूर्य। तो सूर्य तो उतना नहीं अति करेगा। तो इस दौरान जब याद रखेंगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष के समय कैसा ज्वार आएगा, लघु ज्वार आएगा, मतलब आएगा लेकिन क्या आएगा, कम आएगा। लेकिन जब सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर लगाएगा तो क्या आएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 84 के बाद 85, ध्यान दीजिएगा। कहता है भाई कि दीर्घ ज्वार के समय सूर्य, चांद और पृथ्वी की स्थिति कैसी होगी, तीनों एक क्या होगी, सिद्ध में होगी कि नहीं होगी। जैसे याद रखेंगे, सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, तीनों एक सिद्ध में होगा। तो याद रखेंगे ऐसे प्रोसेस में, याद रखेंगे दीर्घ ज्वार या ऊंचे ज्वार, दीर्घ ज्वार या दीर्घ ज्वार या दीर्घ ज्वार या। तो सूर्य चंद्रमा की संयुक्त याद रखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल जब पृथ्वी पर लगेगा तो ज्वार की हाइट ऊंचा होगा कि कम, ऊंचा। लघु या दीर्घ, कम या ज्यादा, कन्फर्म ना। तो सूर्य चंद्रमा की संयुक्त याद रखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो पृथ्वी पर ज्वार और भाटा आएंगे, वो ज्वार और भाटा ऊंचा होगा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर फोर्स और ताकत लगाया है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से ध्यान रखेंगे कि घर का विकास जेकर हस्बैंडो कमा रहा है, औरतियों मास्टरनी हो गई, तो बताओ ओकर घर का विकास होगा कि नहीं होगा। और जेकर घर में हस्बैंड कमा रहा है और उसकी बीवी जो है चादर ओढ़ के सुतल है,
तो बताओ उसका घर का डेवलपमेंट होगा? तो सूर्य चंद्रमा याद रखेंगे, दोनों मिलकर बल लगाएगा तो याद रखें पृथ्वी पर ऊंचे ज्वार आएंगे। क्लियर? आगे नेक्स्ट सवाल की ओर चलो। देखो आगे देखो भाई क्या कहता है, देखो यहां पर कहता है कि लघु ज्वार के समय सूर्य, चांद और पृथ्वी की स्थिति कैसी होगी? समकोण। कैसी होगी? समकोण के मतलब मेरे नालायकों ध्यान से समझो, देखो आराम से, देखो सब यहीं पर है। ये पृथ्वी कौन है? पृथ्वी। और ये कौन है भाई? चंद्रमा। कौन है? अब देख बना समकोण। तो इस प्रोसेस में याद रखेंगे कि यहां पर चूंकि याद रखेंगे चंद्रमा इस एरिया में है या चंद्रमा यहां आ जाएगा, तो यहां से आप इस तरीके से आप बनाएंगे तो ये देखेंगे सामने नहीं है। और इस प्रोसेस में याद रखेंगे ज्वार की स्थिति बताइए लघु होगा कि दीर्घ होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? क्या होगा? तो याद रखेंगे चूंकि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है तो चंद्रमा कभी यहां रहती है, कभी यहां रहेगी, कभी यहां रहेगी, कभी यहां रहेगी, कभी यहां रहेगी। तो जब ये सामने आएगी तो याद रखेंगे दोनों मिलकर सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त बल लगेगा जिसके कारण दीर्घ आएंगे। जबकि याद रखेंगे जब तिरछा होगा तो ध्यान रखेंगे क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। चलिए 86 के बाद 87 नंबर के बाद चलेंगे। 87 नंबर में कहता है कि पर्यावरण के मूल घटक कितने प्रकार के हैं? 4। कितने? कितने? तो पर्यावरण के मूल घटक कितने प्रकार के हैं? कितने? कितने? जैसे प्यारे याद रखना, स्थल मंडल। कौन मंडल? नाम सुने हो? स्थल मंडल के बाद जल मंडल। कौन मंडल? अरे कौन मंडल भाई? जल मंडल के बाद याद रखेंगे वायुमंडल। कौन मंडल? अरे कौन मंडल? और वायुमंडल जब होगा तब बनेगा जैव मंडल। कौन मंडल? और जैव मंडल और फिर बनेगा हमारा पर्यावरण। क्या बनेगा? कौन बनेगा? पर्यावरण। तो याद रखेंगे इसमें एक चीज भी अगर खत्म हो गया तो बताइए हमारा इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण सही रहेगा? बताइए कि अगर हमारा स्थल मंडल डैमेज हो जाएगा तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा? जब हमारा जल मंडल खत्म हो जाएगा तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा? जब हमारा वायुमंडल खत्म हो जाएगा तो होगा? तो याद रखेंगे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और इसी पर याद रखेंगे वनस्पति का विकास हुआ जिसको हम जैव मंडल कहते हैं। वो सागरीय या महासागरीय वनस्पति हो या ध्यान रखेंगे स्थलीय वनस्पति हो, ये दोनों मिलकर जैव मंडल बना। और जब जैव मंडल बना तो उसी में याद रखेंगे एनिमल या मनुष्य का भी आगमन हुआ। तो स्पष्ट रूप से याद रखेगा कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल ये सभी याद रखेंगे हमारे पर्यावरण के लिए क्या है? जरूरी है। चल भाई नेक्स्ट 87 के बाद 88। 88 में देखेंगे, 88 में देखेंगे क्या कहता है। कहता कि हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्रकृति एवं मानवीय दशाओं के आवरण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पर्यावरण। क्या कहते हैं? पर्यावरण या इन्वायरमेंट। पर्यावरण क्या कहते हैं? जो हम देखते हैं, जो हम देख रहे हैं अपने पृथ्वी पर, वही हमारी पर्यावरण है। और स्पष्ट रूप से याद रखेंगे इस पर्यावरण को, इस वातावरण को सुरक्षित रखना यह मनुष्य का कर्तव्य है। क्योंकि इस पर्यावरण के अंतर्गत, पर्यावरण को हम जितना सुरक्षित रखेंगे, संरक्षित रखेंगे, उतना हमारे लिए लाभ होगा। अगर हम पर्यावरण को असुरक्षित करते हैं, डैमेज करते हैं, तो इसका दुष्प्रभाव किस पर पड़ेगा? मानव या कोई भी एनिमल जाति पर पड़ेगा। और अभी तक देखेंगे कि मानव लगातार अपने पर्यावरण को दूषित किया और इसके फलस्वरूप याद रखेंगे धरती पर से कई जीव विलुप्त हो गए। लेकिन सदैव ध्यान रखिएगा कि हम प्रकृति के पर्यावरण को डैमेज कर रहे हैं तो स्पष्ट रूप से प्रकृति भी बदला लेगा। और अगर हम नहीं चेते तो ध्यान रखेंगे आने वाले भविष्य में, ध्यान रखेंगे मनुष्य के लिए भी याद रखेंगे खतरा पड़ेगा।
तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, 88 के बाद 89। चल भाई ध्यान देना है। कहता है कि प्रकृति पर्यावरण में कौन कौन सी वस्तु शामिल है? पेड़ पौधे, पर्वत, नदी, झील, झरना, मिट्टी, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी है प्राकृतिक पर्यावरण। कौन पर्यावरण? तो ध्यान रखेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण की अगर बात करेंगे तो स्पष्ट रूप से ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक पर्यावरण में सदैव ध्यान देना है भाई। प्रकृति की अगर बात करेंगे तो प्रकृति में दो तरह का, सबसे पहले एक है अजैविक, गौर कीजिएगा, अजैविक, एबायोटिक। एबायोटिक की बात करेंगे, अजैविक। अजैविक के अंतर्गत याद रखेंगे सबसे पहले आता है, याद रखेंगे मिट्टी। क्या आता है? मिट्टी। मृदा के बाद याद रखेंगे आपका आता है हवा। क्या आता है? हवा। फिर आता है जल। क्या आता है? जल। और जल के बाद आता है प्रकाश। क्या आता है? प्रकाश। इसे ही ध्यान रखेंगे, मिट्टी, हवा, जल, प्रकाश, ये सारे अजैविक, ये सारे प्राकृतिक, याद रखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण के पार्ट हैं, जो याद रखेंगे मैन मेड नहीं है, ये याद रखेंगे गॉड मेड है। इसको प्रकृति ने बनाया, मानव इसको कभी बना भी नहीं सकता है। तो ये मृदा, हवा, जल और प्रकाश की उत्पत्ति प्रकृति ने किया है, जो एबायोटिक या अजैविक है। और इसी से याद रखेंगे बायोटिक या जैविक का विकास होगा। मतलब ये सारे जब मिलेंगे तो जैविक, याद रखेंगे बायोटिक, जैविक का विकास होगा, जिसमें सबसे पहले याद रखेंगे प्लांट आएगा। कौन आएगा? प्लांट। कौन आएगा? कौन आएगा? प्लांट। और प्लांट जब आएगा तो ध्यान रखेंगे प्लांट के साथ ही एनिमल आएगा। कौन आएगा? एनिमल। तो प्लांट और एनिमल याद रखेंगे जैविक, जबकि ये जैविक का विकास तभी होगा जब याद रखेंगे मिट्टी, हवा, जल और प्रकाश होगा। अगर मिट्टी, हवा, जल और प्रकाश में ध्यान रखेंगे एक भी अगर खत्म हो गया तो लिविंग थिंग समाप्त हो जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी पर ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी पर जीवन के लिए प्लांट और प्लांट पर ही एनिमल निर्भर है। क्योंकि स्वीडिश वैज्ञानिक R.H. व्हीटेकर ने पूरे लिविंग थिंग्स को 5 भागों में बांटा था, जिसमें प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगी, प्लांट और एनिमल। इसी प्लांट में छोटे से छोटे याद रखेंगे प्लांट थैलस के रूप में, थैलोफाइटा के साथ साथ ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बड़े प्लांट आए। इसी छोटे प्लांट से और बड़े प्लांट और पेड़ पौधे पर ध्यान रखेंगे पूरे एनिमल जीवित है। और पूरे एनिमल की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि वो फिश हो, एम्फीबिया हो, रेप्टाइल्स हो या मैमल्स हो, स्तनधारी हो, ये सारे के सारे जीव भी ध्यान रखिएगा कि प्लांट पर ही निर्भर है। क्योंकि कोई जीव प्लांट खाता है और प्लांट से अपना ऊर्जा लेता है, तो कोई जीव एनिमल को खाता है। तो ये स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि अगर बाघ भी जीवित है तो अप्रत्यक्ष रूप से वो वनस्पति पर जीवित है। क्योंकि अगर वनस्पति नहीं होगा तो हिरन नहीं रहेगा, नीलगाय नहीं होगा, और जब नीलगाय और हिरन एक समाप्त हो जाएगा तो बाघ समाप्त हो जाएगा। ये इसलिए अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से याद रखेंगे सारे एनिमल वनस्पति पर हैं और सारे वनस्पति प्रकृति पर निर्भर हैं। और प्रकृति ने हमें बनाकर दिया है, जिसमें मिट्टी, हवा, जल और प्रकाश। इसको एबायोटिक कहते हैं, इसे अजैविक कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? जैविक। क्या कहते हैं? टेंशन नहीं लेना है, एकदम नहीं लेना है। मास्टर नहीं है, बहुत बड़ा नौकरी है कि नौकरी लग जाएगा, बीपी तीपी बढ़ जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, जितना पैसा मिलेगा उतना दवाई में चल जाएगा। एकदम टेंशन नहीं। हम आपके मनोदशा को देखकर हम बहुत चिंतित होते हैं कि भाई इस तरह से टेंशन में रहेगा तो नौकरी तो ठीक है मिल जाएगा, लेकिन फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। नौकरी लिए, एक दिन बीपी बढ़ गया, निधन हो गया,
तो आप मरे ले आए थे कि नौकरी ले लेंगे और मर जाएंगे? भूल से नहीं। और ये ध्यान रखिएगा, नौकरी लेने का मूल उद्देश्य आपका इस भौतिकवादी युग में बेहतर तरीके से जीना, कि मास्टर नहीं बन जाएंगे तो बढ़िया से पर्स सैंडल हेलो स्कूटी मोटरसाइकिल गाड़ी घोड़ा यही लेना, कि धोती पहन के जाएगा? नहीं ना। पूरा मास्टर बन जाएंगे तो पहले गाड़ी लेंगे, पूरा एकदम सब कुछ एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। तो इस भौतिकवादी युग में प्यारे ध्यान रखना, पैसा से सब कुछ नहीं होगा, पैसा से सुख नहीं है। क्योंकि पैसा से अगर सुख रहता तो समझ लीजिए कि है ना बहुत कुछ, आगे विशेष हम बताएंगे। और लास्ट सवाल, नेक्स्ट क्लास कल, चलिए नेक्स्ट क्लास कल।